और लोग? और लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, बाराती में आए चाचा फूफा और जीजा जी हैं क्या? और लोग? कि वो मुंह बिदकाए हुए बैठे हैं, मुंह फुलाए हुए बैठे हैं कि मुझे आंसर नहीं लिखना है? बोलिए, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। यस सर। अंशु गौतम, अंशु गौतम, अंशु गौतम, मुझे सुन पा रही हैं आप? यस सर। आपने आंसर लिखा है? यस सर। आपने आंसर लिखा है? हेलो। जी सर। कौन सा आंसर लिखा है आपने? कौन से क्वेश्चन का? किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है? गुड गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग प्रीति। अंशु, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी सर, बोल रही हूँ। बोलिए, कौन सा आंसर लिखे हैं, किस क्वेश्चन का? जी सर। किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है आपने? सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है अंशु? अंशु, मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही है? एक बार लेफ्ट होके सर ज्वाइन आपकी कीजिए। आवाज आ रही है सर, मैं बोल रही हूँ तो आपके तक नहीं पहुंच पा। अभी कैसे आ रही है? अभी तो मुझे सुनाई दे रहा था। चलिए, और किस किस ने हैंड रेज किया है भाई, जरा देखें। दीपाली, एसएस, पूजा कुमारी, पूजा, चलिए शुरू हो जाइए। यस पूजा, सर। चलिए शुरू, यस सर। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। किस सर क्वेश्चन का ये आंसर लिखा है बहुत आपने? अधिक राजनैतिक सर ये बहुत अधिक राजनैतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। बोलिए, शुरू हो जाइए। चलिए वीडियो ऑन कीजिए, वह ये सर। कैमरा ऑन कीजिए और शुरू हो जाइए। यस सर। चलिए शुरू हो जाइए।
सर जो लिखे वही बोले सर कि हाँ, जो लिखे आपने, जो आंसर लिखा है वही बोलना है ना, जी। तभी तो पता तो चलेगा कि जैसे आपने वह कैसा आंसर लिखा प्रणाली है, उसमें जिसमें क्या कई फीडबैक दल मिलना चाहिए। यस सर, वह प्रणाली जिसमें कई दलों और पार्टियों की प्रधानता पाई जाती है तथा सभी दल सरकार बनाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं एवं कई दलों को मिलाकर साझा सरकार बनाई जाती है, उसे बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था कहते हैं। आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों के कार्य के लिए दलीय प्रणाली का अहम स्थान है। भारत में दलीय व्यवस्था के स्तर पर विकास का एक लंबा इतिहास रहा है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से अनवरत अनेक संदर्भों में अभिव्यक्त होता रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में जब कांग्रेस की सरकार की एकल दलीय व्यवस्था वर्चस्व में था तो उस समय विपक्ष अस्तित्व में नहीं था, लेकिन जब 1977 में कांग्रेस की सरकार का पहली बार ह्रास हुआ तो इसके फलस्वरूप बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ। चूंकि हमारे देश की दलीय व्यवस्था देश की विविधता का परिचायक है, जिसमें अनेक जाति, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय के लोग रहते हैं तथा अपने विचारों को राजनीतिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक दल का निर्माण करते हैं, जो हमारे देश के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में निहित है। भारतीय राजनीति बहुदलीय व्यवस्था का प्रभाव। भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं, जैसे वामपंथी दल, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल तथा गैर सांप्रदायिक दल। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो तो सांप्रदायिक पंथी दल कौन से हैं? केंद्रीय दल में कांग्रेस सांप्रदायिक दल कौन कौन से हैं? सॉरी सर, सांप्रदायिक दल का उदाहरण दीजिए, कौन कौन से सांप्रदायिक दल हैं? ये सब ब्लंडर है, ये सब भूल से भी मत लिखिएगा, ये सांप्रदायिक दल है भारत में। ठीक है। क्योंकि सभी जी क्या है, सर। भारत की संविधान में आस्था रखता है, न कि किसी संप्रदाय विशेष में आस्था रखता है। ये सब राजनीतिक चोचले हैं, जी राजनीतिक वर्ड है कि सांप्रदायिक दल। ठीक जी है, सर। आगे बढ़िए। जी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो पंथ केंद्रीय दल में कांग्रेस तथा दक्षिणपंथी दल में भाजपा शामिल है। उपरोक्त राजनीतिक दल के प्रकार को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में यह व्यवस्था नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके संबंध में कुछ राजनीतिज्ञों का कथन इस प्रकार है, जैसे प्रोफेसर NR देशपांडे के अनुसार इस व्यवस्था में सरकार को लगातार विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है, जिससे सदैव सरकार के गिरने का खतरा बना रहता है। साटोरी के अनुसार बहुदलीय व्यवस्था में किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है और न ही भविष्य में चुनावी प्रतिनिधि की गारंटी दी जाती है। बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। इसके निम्नलिखित कारण है, जैसे नीति की अच्छा अनिश्चितता। रुकिए, रुक जाइए इस यहीं पे, प्रणाली में सरकारों की यहीं पे रुकिए, यहीं पे रुकिए। यस सर। और ये बताइए कि इससे पहले कितने पेज में लिखा है आपने आंसर? आंसर सर 4 पेज में। नहीं, जहाँ बहुत अधिक राजनीतिक दलीय व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के अभिशाप है, इससे पहले का कितना पेज है और कितने वर्ड है लगभग? सर इसको 4 पेज में लिखे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा
कि अभी जहां से मैंने आपको रोका है, इससे पहले जो बातें आपने जी। कही है वो कितने पेज में है? अच्छा, ये अभी जो सर अभी जो बोल रहे हैं वो दूसरा पेज है, लगभग यानी सर 2 पेज। 2 पेज लगभग आपने इसको लिखा है। अब बताइए कि प्रश्न के अनुसार इसकी आवश्यकता है जितना आपने अभी तक लिखा है? हम्म, नहीं सर, अभी जैसे अभी हम पढ़े तो लगा कि आपसे नहीं, दलीय इसकी व्यवस्था जरूरत नहीं है सर। दलीय व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा है, नहीं सर। उसकी प्रकृति के बारे में आपसे पूछा है। नहीं सर। यानी कि मूल बिंदु तक आते आते, प्रश्न की मूल मान तक आते आते आप लोग क्या करते हैं, आधे सफर तय कर लेते हैं। और फिर यहाँ से क्या होता है, तो फिर यहाँ से हम लोग शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं कि जब प्रश्न की मूल बातों को लिखना होता है वहां पर हम लोग पीछे हटते हैं, वहां पर इन प्रकार निपटाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से पहले की जो बातें हैं उसको बड़े चौड़ से विस्तार से चबा चबा के लिखते हैं। ये करते हैं ना? बोलिए। जी सर। जी। अब सोचिए कि इतने, ये आपका कम से कम कितना जाएगा, 10 मिनट चला गया, और 10 मिनट में आपको मार्किंग क्या मिला होगा, 1 से 2 नंबर मिलेगा, इतना ही मिलेगा ना? यस सर। क्योंकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है तो इसमें जीरो नहीं मिलता है, इसीलिए तो 1 से 2 नंबर मिलेगा। और जो मूल पार्ट है उसको लिखने में आप क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड को अपनाएंगे, और फिर आपका मार्किंग वहाँ क्या हो जाएगा, तो इसमें मान लीजिए 10 नंबर दे देगा आप, यानी टोटल आपका 12 से 15 नंबर में आपका आंसर क्या होगा, निपट जाएगा। ये होगा ना? यस सर। इससे ज्यादा की उम्मीद तो नहीं है अभी के आंसर के हिसाब से, जो आपकी लेखन शैली है। यस सर। तो इन चीजों को बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न मांग क्या कर रहा है। और बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि टू द पॉइंट लिखिए। टू द पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि जितनी प्रश्न मांग कर रहा है, जितनी बातें कह रहा है, हमें उतनी ही बातें लिखनी है। हमें अनावश्यक चीजों को लिखने से कोई फायदा नहीं है, और न ही उसका हमें कोई लाभ मिलने वाला है। यह मेरे लिए हार्मफुल है। इन चीजों को गांठ बांध लीजिए आप लोग कि प्रश्न जो कह रहा है, कि बहुत अधिक राजनीतिक दल अभिशाप है, तो हमें वो दिखाना है पहले कि बहुत अधिक राजनीतिक दल क्या है, भारतीय लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। जी। प्रश्न का सेंट्रल थीम यही है। और फिर इसको जितना आप डायमेंशन दे सके 3 पेज के आसपास, इसको लिखने की कोशिश कीजिए। और 1 पेज में भूमिका निष्कर्ष के अलावा जो कुछ अपनी बातें हैं कि ये सही है कि बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिपक्वता आएगी, लोगों में जागरूकता आएगी और भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा, वैसे वैसे हम पार्टियों की जिम्मेदारी को तय करने में सक्षम होंगे, और इसका प्रतिफल भारतीय लोकतंत्र को आगे ले जाने के रूप में सामने आएगा, भारत की विविधता में एकता के रूप में सामने आएगा। तो ये चीजें हमें वहां जब तक नहीं समझेंगे तब तक यही चीजें होंगी कि मार्किंग हिंदी मीडियम के साथ अन्याय होता है, उसे मार्किंग नहीं दिया जाता। इससे पहले बातें क्या थी कि हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम में दिक्कत ये थी कि उसके पास सब मटेरियल नहीं थे स्टेट पीसीएस के लिए, और स्टेट पीसीएस के लिए रिसोर्स ऑफ मटेरियल न होने के कारण बेचारे वो लोग प्रतिस्पर्धा में पीछे हट जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब उसके लिए भी पर्याप्त रिसोर्स ऑफ मटेरियल हैं, जहां से वो आपको फाइट में क्या करता है, पीछे छोड़ देता है। तो अपनी कमजोरियों को समझिए, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, और जो आपको बताया जाता है उस पर प्रॉपर काम कीजिए आप लोग। ठीक है, आगे पढ़िए। जी।
जैसे कि रणनीति की अनिश्चितता। इस प्रणाली में सरकारों की अस्थिरता के कारण नीति को अनिश्चितता होती है, जिससे शासन के समस्त स्वरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा। इसके तहत दलों की बहुलता के कारण विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलती है, जिससे भिन्न भिन्न मत रखने वालों में अलगाव उत्पन्न होकर तथा फूट डालकर नए छोटे छोटे दलों को जन्म देते हैं। उसके बाद निर्बल तथा अस्थिर शासन। बहुदलीय शासन स्वाभाविक रूप से निर्बल तथा अस्थिर होता है, क्योंकि यह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनमें सिद्धांतों, नीतियों एवं विचारों में एकरूपता नहीं पाई जाती तथा इस व्यवस्था से कई दलों की मिली जुली सरकारों का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो 1979 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मिली जुली सरकार को दलीय स्वार्थ एवं सैद्धांतिक मतभेद के कारण केवल 23 दिन के बाद ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। 1989 में बीपी सिंह सरकार तथा 1990 में चंद्रशेखर सरकार का पतन। स्वार्थी नीतियों का प्रभाव। इस पद्धति में सरकार जनता के निर्णय के परिणाम को नहीं मानकर चालाक और स्वार्थी नीतियों को मानती है। उसके बाद राष्ट्र अनेक समूहों में विभाजित। इस प्रणाली के कारण राष्ट्र परस्पर अनेक विरोधी गुटों में विभाजित हो जाता है तथा विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं के आधार पर देश के नागरिकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देते हैं। बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो बिहार में बहुत अधिक राजनीतिक दलों की उपस्थिति के कारण राज्य के विकास में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दलों की अधिकता की बात करें तो बिहार में इसका मुख्य कारण जातीय एवं क्षेत्रीय कारक है, क्योंकि जब हम इस राज्य की राजनीति की बात करते हैं तो जाति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ की राजनीति में राज्य के विकास की नहीं बल्कि अपनी जाति विशेष पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इसके साथ ही वोट बैंक की राजनीति को अपनाया जाता है, जो सामाजिक विषमताओं को जन्म देता है तथा राज्य में समरसता एवं सद्भाव जैसे शब्द का मजाक बन रहा है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो लालू प्रसाद यादव द्वारा बनाया गया यादव की पार्टी, जो केवल यादव जाति विशेष को महत्वपूर्ण बनाता है। इसी तरह क्षेत्रीय कारक को देखते हैं तो यह देश के एकता और अखंडता को खंडित कर विकास के क्षेत्र में खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि इस दल में राजनीतिक पार्टी पूरे राज्य को नहीं बल्कि अपने क्षेत्र विशेष पर बल देते हैं, जिससे अवसरवादी राजनीति का दुरुपयोग हो रहा है तथा पार्टियां अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम मुद्दा जैसे घृणित रास्तों का सहारा लेते हैं, जिससे भाषाई, धार्मिक, आर्थिक पिछड़ापन एवं क्षेत्रीय असमानता के आधार पर राज्यों की मांग होने लगती है। उसके बाद सर निष्कर्ष है। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि इस पद्धति में किसी भी दल को अपनी ओर से शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता है। विभिन्न दल अपने ही हितों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं और जनता को विचलित करते हैं, जिसके कारण नागरिकों में एक कुशल नेता का प्रभाव नहीं रहता है। अतः ऐसी स्थिति को दूर कर लोक कल्याण की भावना रखनी चाहिए। हो गया सर? फीडबैक दीजिए पूजा के आंसर में। कौन देंगे फीडबैक? पूजा के आंसर में फीडबैक कौन देंगे आंसर पे? सर पहले तो मुझे ये जानना है कितना लंबा आंसर वाकई लिखना होता है।
क्या? इतना लंबा आंसर लिखना पड़ता है? क्या लगा है प्रतिमा आपको? मुझे तो बहुत ही लंबा लग हम्म? रहा है, काफी चीजें इसमें आपको आंसर 400 से 450 वर्ड में लिखना भी तो है। जी। ठीक है, 400 से 450 वर्ड में आपको आंसर लिखने हैं, तो स्वाभाविक है आंसर थोड़ा सा 4 पेज में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ठीक है तो सर। कौन फीडबैक दे रहे हैं? सर फीडबैक मैं कौन दे रहे हैं? ज्यादा है सर, और टू द दीजिए। पॉइंट आंसर लिखा गया है। कौन बोला भाई? किसने अपने सर मैं दिव्य ज्ञान से हमें अनुग्रहित किया? प्रीति, आपने बोला है? यस सर, नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ आंसर में थोड़ा भटकाव है और टू द पॉइंट नहीं लिखा गया है, जैसा कि आपने बताया था। अच्छा, टू द पॉइंट नहीं लिखा गया है, भटकाव। क्या क्या पॉइंट नहीं आया है? जैसे कि इसकी भूमिका ही बहुत ज्यादा हो आन गया, और बहुत अधिक वो तो राजनीतिक दल जो अभी साफ है जहाँ उसमें। जहाँ से जहाँ से मैंने इंडिकेट किया था कि उससे बाद की बातों में, जहाँ से उन्होंने प्रश्न को शुरू किया आंसर लिखना, प्रश्न का आंसर, वहां से कैसे खामियां हैं बताइए? वहाँ से सर पॉइंट वाइज जो भी इसके अभिशाप के जैसे नकारात्मक बिंदु थे वो दर्शाना चाहिए था, और बिहार के संदर्भ में थोड़ी बातें और अधिक बताइए ना, होनी क्या चाहिए क्या थी। दर्शाना और चाहिए था? खाली बोलने से हो जाएगा? सर जैसे कि बहुत अधिक राजनीतिक पॉइंट दल के बताइएगा। कारण भ्रष्टाचार। हाँ जी सर, जैसे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, वोट बैंक की राजनीति के कारण लोग तो अपने आपने, सत्ता के लालसा के प्रति। पूजा, रुक जैसे कि जाइए रुक जाइए। यस पूजा, सर। आपने राजनीतिक भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं की है, तो उसकी चर्चा करनी चाहिए जी थी। सर। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट बताइए। सर जैसे कि राजनीतिक अपराधीकरण और दूसरा बताइए अपराधी का क्या राजनीतिकरण। हाँ, ये लिखिए, अपराधीकरण राजनीति का अपराधी का अपराधीकरण और सर अपराध राजनीतिकरण, का इसको ये स्पेसिफाई करना राजनीतिकरण। चाहिए था। सर राजनीतिक ठीक है, नेक्स्ट अपराधीकरण। पॉइंट। यस हाँ, सर। और अपराध का राजनीतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। यस सर। जी सर। सर और सारे पॉइंट तो इसने लिखे हैं। और कौन सा पॉइंट? और और हाँ सारे सर, पॉइंट लिखे पॉजिटिव हैं? पॉइंट। और कौन सा पॉइंट? या सर लिखे। देखिए, दीपाली बताएंगी। दीपाली, आप बताइए कौन कौन सा पॉइंट छूटा है? जी सर, ये लोकतांत्रिक संस्था का क्षरण और लोकतांत्रिक संसाधनों संस्थाओं का का क्षरण लिखिए। केंद्रीकरण। जी। लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण। ठीक है, संसाधनों का केंद्रीकरण। यस सर। संसाधनों का केंद्रीकरण। लोकतांत्रिक संस्थाओं। चलिए नेक्स्ट बताइए, और क्या? गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति और अवसरवादी अवसरवादी राजनीति। राजनीति। विभाजनकारी राजनीति। गठबंधन गठबंधन की राजनीति और अवसरवादी राजनीति। विभाजनकारी आप लोग भी लिख राजनीति। लीजिएगा, जिन्हें वो लिखा है उन्होंने विघटनकारी राजनीति लिखा है। ठीक है, ये और तो कोई सर हो पॉइंट ही छूट गया गया है, क्या? राजनीति का बताएंगे, अपराधीकरण और ये पॉइंट आना चाहिए था। सर ये संसाधनों वाला क्या था सर? संसाधनों का केंद्रीकरण। अच्छा। इसमें क्या होगा संसाधनों में केंद्रीकरण में? दीपावली, दीपावली, संसाधनों के सर केंद्रीकरण में इसमें क्या होगा जो बताइए? जितने ज्यादा राजनीतिक दल बनेंगे तो संसाधन तो उन्हीं के पास जाएगा ना, आम जनता में तो नहीं फिर मिल पाएगा।
और इस प्रकार जो है सो वो वास्तविक लाभ भ्रष्टाचार की स्थिति निकालने में आ जाएगा, वो चीजें नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। इसके अलावा लिखिए कि चुनाव आयोग पर जो प्रशासनिक और वित्तीय बोझ है वो भी बढ़ता है। चुनाव आयोग पर प्रशासनिक और वित्तीय बोझ बढ़ता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होता है। ठीक है। यस इसके सर। अलावा राजनीतिक अपराधी प्रशासन और कॉरपोरेट के बीच एक नेक्सस का जन्म होता है। कानून बनाने में कठिनाई भी होती है। हाँ परमानंद, दल बदल की घटनाएं कानून बनाने में आगे बढ़ती हैं और लॉ एंड ऑर्डर को चुनौतियां भी लिख लीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां, दल बदल की घटनाएं, ये सारे पॉइंट जब आएंगे तब क्या होगा, भारतीय लोकतंत्र के लिए अभिशाप हो जाएगा ये चीजें। ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता में जो विश्वास है वो विश्वास का घाटा जन्म लेगा, और जब विश्वास का घाटा आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक है इसका लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारी संसदीय व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इससे जो हमारा संविधान का मूल उद्देश्य था वो भी धूमिल हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। चलिए, तो बातें बातें समझ गए। थोड़ा सा एक और काम करेंगे कि भाषा शैली पे थोड़ा काम करना है। ठीक है। यस सर। भाषा शैली पे और शब्दों के चयन पे, भाषा शैली और शब्दों के चयन पे भी काम करना है। ठीक है। कोई भी विवादास्पद यस बातें सर। लिखने से बचनी है। मान जी। लीजिए आपने लिखा सांप्रदायिक पार्टी और किसी पार्टी का नाम लिख दिया, और बंदा क्या हो जो कॉपी चेक करने वाला हो वो उस पार्टी का समर्थक हो, उस विचारधारा का समर्थक हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा यस पूजा? सर। सर वहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा सर। ठीक है। तो डिप्लोमेटिक जो बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक हमें चीजें स्पष्ट करनी है, न कि डायरेक्ट बता देना है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया है या इसका जिम्मेदार इमरान खान है। तो इशारों इशारों में ही शायरी का कहते हैं, इशारों इशारों में ही, गाना सुने है ना, तो इशारों इशारों में ही सारी बातें हमें स्पष्ट करनी है अपनी। ठीक है। जी। जी सर। चलिए, तो बातें सभी को स्पष्ट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक यस क्या सर। था? सर अब वीडियो ऑफ कर लेंगे। वर्णात्मक राजनीति का किसे? हाँ वीडियो ऑफ कर लीजिए, हो गया। अब देखिए कल से सभी तैयार होके बैठेंगे क्लास में। नेक्स्ट बताइए। वर्णात्मक और विकासवादी राजनीति का नोट्स मिल गया आप लोगों को? जी सर। तो नेक्स्ट है क्षेत्रीय राजनीतिक बातें दल स्पष्ट हुई? और उसका प्रभाव। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल का प्रभाव, तो प्रभाव को कितने संदर्भों में दिखाएंगे? प्रभाव को कितने संदर्भों में दिखाएंगे? प्रभाव को दो संदर्भों में दिखाना पड़ेगा, जो उसका सकारात्मक प्रभाव होगा और नकारात्मक प्रभाव होगा। होगा ना? जी सर। मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो सकारात्मक प्रभाव क्या है?
क्षेत्रीय दलों के सकारात्मक प्रभाव क्या है? सर क्षेत्रीय दलों के सकारात्मक प्रभाव में देखें, क्षेत्रीय दलों के, सर बोले। हाँ बोलिए बोलिए, एकदम बोलिए। हाँ सर, क्षेत्रीय दलों के अगर सकारात्मक प्रभाव में देखें तो जैसे कि उनकी जो मुद्दाएं थी नहीं सुनी जाती थी, तो जो क्षेत्र वाइज राजनीतिक दल उभर के आते हैं तो वे अपने मुद्दे को केंद्र में रखते हैं और उनके मुद्दे पर ध्यान भी दिया जाता है, तो ये सकारात्मक बातें निकल के सामने आती हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए सकारात्मक प्रभाव में कि क्षेत्रीय मुद्दों को राजनीतिक अभिव्यक्ति मिलती है। क्षेत्रीय मुद्दों को और स्थानीय मुद्दों को राजनीतिक अभिव्यक्ति मिलती है। चलिए, ये कहना चाह रही थी ना प्रीति? यस सर। चलिए दूसरा बताइए। सर दूसरा में ये कह सकते हैं कि उनके विकास पर ध्यान दिया जाता है और क्या? अन्य राज्यों के विकास में जो ध्यान उनके इससे क्या होता है, उनके राज्यों के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है और उनका राज्य इस तरह विकास की श्रेणी में आता है सर। वो चीजें नहीं आएगी, वो उसी में आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट सकारात्मक में सकारात्मक में बताइए। कोई नहीं बताएंगे? सर केंद्र या राज्य के द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की जाती हैं तो क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हें लागू करते हैं, जिससे उनका अच्छे से विकास हो पाता है जो पहले नहीं हो पाती थी। चलिए, सकारात्मक प्रभाव में दूसरा लिखिए केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध क्या होता है? बेहतर होता है। तीसरी बात अगर करते हैं तो सहभागिता के स्तर पर देखिए। सहभागिता कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक न्याय की जहां बात करते हैं वहां पर क्षेत्रीय दल क्या है ज्यादा उपयोगी, कि वहां पर सभी लोगों का, सभी वर्गों का क्या होता है प्रतिनिधित्व आपको दिखाई देगा। राष्ट्रीय पार्टी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी में क्या है, यही चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी कि वहां पर सभी वर्गों का और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देगा, जबकि क्षेत्रीय दलों में ये चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो लिखिए सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट लिखिए हाँ, परमानंद कुछ बोल रहे हैं क्या? परमानंद कुछ बोलना है? नेक्स्ट लिखिए आवेशी विकास। आवेशी विकास तो फिर से बताएं। और समान क्षेत्रीय विकास को दूर करने का प्रयास समावेशी विकास द्वारा और समान समावेशी विकास द्वारा और समान
क्षेत्रीय विकास को दूर करना सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, देखिए, समावेशी विकास द्वारा असमान क्षेत्रीय विकास को दूर करने में नेक्स्ट, क्या होगा? सर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और लोकतांत्रिक परिपक्वता को दर्शाता है। और बताइए। और क्या होगा? हम्म, राष्ट्रीय एकता में बढ़ोतरी होती है और मिलजुल की संस्कृति का भी विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा लिखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा सहभागी शासन की स्थापना सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा सहभागी शासन की स्थापना ठीक है, इसके अलावा लिखिए, तो नकारात्मक प्रभाव में गठबंधन की राजनीति द्वारा अस्थिर सरकार संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों द्वारा राजनीतिक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों को द्वारा वोट बैंक की राजनीति विभाजनकारी राजनीति
तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष चुनौतियां राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष चुनौतियां ठीक है, बातें स्पष्ट हो रही है? यस सर। सभी को व्यक्तिगत हित और महत्वाकांक्षा का टकराव। लिख सकते हैं, व्यक्तिवादी राजनीति भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव में व्यक्तिवादी राजनीति को बढ़ावा, राजनीति का अपराधीकरण वगैरह, जितना भी नकारात्मक चीजें जितनी भी है ना, वो सभी आप इसमें लिख सकते हैं। राजनीति का अपराधीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। राजनीति का अपराधीकरण, विभाजनकारी राजनीति में क्या होगा? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर पार्टियों का गठन होगा और वोट बैंक की राजनीति होगी। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। जातीय असंतोष भी हो सकता है। देखिए, ऐसा फालतू का जो है इसको विस्तार मत दीजिए, ठीक है। बस उतनी चीजें लिखिए कि जितना आप लिख सके। विभाजनकारी राजनीति अपने आप में असंतोष की बातें करता है, एक दूसरे से अलगाव की बातें करता है। तो अनेक शब्दों के एक शब्द को लिखने की कोशिश कीजिए, तभी आप क्या करेंगे, अपनी बातों को बेहतर रूप में स्पष्ट कर पाएंगे और जितना आप कहना चाहते हैं वो कह पाएंगे। बातें स्पष्ट हो रही है सर? हाँ, एक बात और लिखिए, केंद्र राज्य टकराव भी लिख सकते हैं नकारात्मक प्रभाव में। केंद्र राज्य टकराव, जैसे अभी देखिए तो केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार। वही बंगाल की बात कर लीजिए, वही महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वही राजस्थान की बात कर लीजिए। राजस्थान छोड़ दीजिए, वहां तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो इनसे आपको क्या दिखाई देता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है बहुत ही निम्न स्तर के, ठीक है। इसके अलावा केरला की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। ऐसा कोई पॉइंट जो किन्हीं को समझ में ना आया हो? उसमें जो लिखिए सकारात्मक बातों में जो लिखे हैं ना, केंद्र राज्य संबंध, सकारात्मक बातों में जो केंद्र राज्य संबंध लिखे हैं उसका जगह लिखिए संघात्मक शासन व्यवस्था को मजबूती मिलती है। संघात्मक शासन व्यवस्था को मजबूती मिलती है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप लोग? इसी पॉइंट के बारे में पूछ रहे थे सर। सभी को बातें समझ में आ गई?
यस सर। जी सर। कोई भी बातें समझ में न आई हो, कोई पॉइंट समझ में न आया तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अभी। सर जैसे इसमें अंशु, प्रतिमा, सकारात्मक यस सर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ सर गई? जैसे ये पूजा बोलिए। सर ये सकारात्मक प्रभाव में है सत्ता का विकेंद्रीकरण द्वारा सहभागी शासन की स्थापना। तो सर इसको थोड़ा समझा दीजिए सर। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि आपको पता था कि जब हम बात करते हैं 90 तक, तो 90 तक पूरे भारत में क्या थी, एक दलीय व्यवस्थाएं थी। एक दलीय व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार थी। और किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। एक मिनट, हाँ, तो मैं कह रहा था कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि हमने कहा कि 90 से पहले अगर देखें तो केंद्र और राज्य में क्या थी, एक दलीय व्यवस्था थी। एक दलीय व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस की सरकार थी। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता था, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति ज्यादा मजबूत होती कि केंद्र के स्तर पर किसी निर्णय को अगर लिया गया तो सभी राज्य क्या करते थे, उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, न कि क्षेत्रीय मुद्दों को सामने रखने की कोशिश करते थे। लेकिन 90 के बाद की अगर परिस्थितियां देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, जब क्षेत्रीय दलों का यहाँ से उभार होना शुरू होता है तो क्षेत्रीय मुद्दों को राजनीतिक अभिव्यक्ति मिलती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने का मतलब यह है कि अब क्या हुआ कि केंद्र राज्यों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है। और क्षेत्रीय परिषद की बात कर लीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर लीजिए, या अभी देखिए तो नीति आयोग में जो गवर्निंग काउंसिल है या फिर जीएसटी परिषद है, इस सभी में क्या है, राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बातें स्पष्ट हुई? जी सर। और कोई कंफ्यूजन किसी को किसी पॉइंट में? बोलिए। सभी को समझ में आ गई? सर समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब होता है सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, सभी समुदायों का विकास होना चाहिए। ठीक है, इसे ही समावेशी विकास कहते हैं। सिंपल शब्दों में जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर और बेहतर रूप में समझ जाएंगे समावेशी विकास क्या है। ठीक है, और कोई प्रश्न? और कुछ पूछना है? नहीं। जिनका जिनका हैंड रेज है, कुछ पूछना है?
सर। चलिए, अब प्रश्न उठता है कि आखिर राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भार क्यों हुआ या क्यों होता है। तो जब राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो आपको पता है कि भारत क्या है, एक बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और यहाँ पर सभी को अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाने का अधिकार संविधान के द्वारा प्राप्त। लेकिन 90 के बाद की परिस्थितियां देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय दलों का उभार होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों 90 के बाद भी बड़े स्तर पर क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। तो यहाँ से आपको पता है कि हमने क्या किया, एलपीजी के पॉलिसीज को अपनाया और जब एलपीजी के पॉलिसीज को हमने अपनाया तो क्या हुआ, केंद्र की जो भूमिका है वो अब कम होती चली गई और निजी क्षेत्र की भूमिका या मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमने उदारीकरण का पॉलिसीज अपनाया और उदारीकरण के माध्यम से हमने क्या किया, अपने अर्थव्यवस्था को उदार किया और हमने समाजवादी मूल्यों के स्थान पर पूंजीवादी मूल्यों को अपनाना शुरू किया। और जब पूंजीवादी मूल्यों को अपनाना शुरू किया तो स्वाभाविक है कि इससे क्या होगा, तो असमान क्षेत्रीय विकास आगे बढ़ेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वही इन्वेस्ट करेंगे जहां पे क्या होगा, कुशल मानव संसाधन होंगे, पर्याप्त जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पर्याप्त रेलवे कनेक्टिविटी होगी, पर्याप्त जो है एयर रूट कनेक्टिविटी होगी, पर्याप्त क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में सी रूट कनेक्टिविटी होगी। तो ऐसे राज्यों में क्या होगा, निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट होगा और परिणाम स्वरूप जो दक्षिण के राज्य हैं या तटीय राज्य हैं वो विकास के गाड़ी पे सरपट दौड़ने लगेंगे, जबकि उत्तर के राज्य क्या होंगे, यहाँ से पिछड़ते चले जाएंगे। तो जब ये होगा तो आपको पता है कि अब क्या होगा कि सरकारी नौकरियों की कमी शुरू होगी और सरकारी नौकरी की जब कमी शुरू होगी तो उत्तर के राज्य क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते चले जाएंगे, सरकार की तरफ से उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी और ऐसी परिस्थिति में आरक्षण जैसे मुद्दे क्या होंगे, सामने आएंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, असमान क्षेत्रीय विकास का मुद्दा सामने आएगा। ऐसी ही परिस्थिति में क्या होगा, जाति के पिछड़ेपन का मुद्दा सामने आएगा। ऐसी ही परिस्थिति में हमें धर्म के पिछड़ेपन का, भाषा के पिछड़ेपन का, क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुद्दा सामने आएगा और इसी भावनात्मक मुद्दों को आधार बनाकर क्षेत्रीय पार्टियां क्या करेंगी, अपने अस्तित्व को खड़ा करेंगी और उसको लेकर सर्वाइव करने का प्रयास करेंगी और मुद्दों को जोर शोर से उठाकर सरकार में, सत्ता में, पार्टी में शामिल होने की कोशिश करेगी। यही होगा ना कारण। यस सर। यानी कि जब हमने क्या किया, 90 के बाद हमने समाजवादी मूल्यों को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया और प्रतिसंतुलित कैसे किया हमने, तो हमने जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी उसको हमने निरंतर कम किया और इसके बदले हमने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्पेस दिया जहां से वो क्या करे, भारत के आर्थिक विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। लेकिन यह भूमिका कैसी हो गई, असमान विकास की ओर आगे बढ़ती, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम का मोटिव क्या था कि हमें पिछड़े क्षेत्रों में लगाना है और वहां रोजगार के अवसर सृजित करने हैं, वहां पे हमें मोटिव था और जन कल्याण की जो बातें थी, कल्याण के उद्देश्य से सार्वजनिक उद्यम, न कि लाभ के उद्देश्य से। सर आवाज ब्रेक। लेकिन उसके लिए लाभ तो सर्वोपरि हो गया, जन कल्याण। जब निजी क्षेत्र आया तो लाभ सर्वोपरि हो गया और जन गया।
सर्वोपरि होगा तो ऐसी परिस्थिति में वो उन्हीं क्षेत्रों में इन्वेस्ट करेंगे जहां से उन्हें अधिक से अधिक क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप उत्तर के राज्य शिक्षा के मामले, गरीबी के मामलों में, बेरोजगारी के मामलों में और समान विकास के मामलों में, ठीक है, आर्थिक विकास के मामलों में सभी मापदंडों पर पिछड़ते चले जाएंगे और फलस्वरूप जो है यहाँ पर जो भावनात्मक उद्वेग होगा, उस उद्वेग में क्षेत्रीय पार्टी जो केंद्रीय पार्टियां हैं वो उस मुद्दों को अपने राजनीतिक विचारधारा में, अपने मैनिफेस्टो में समाहित नहीं कर पाएंगे और परिणाम स्वरूप जब प्रतिनिधित्व का ह्रास होगा तो क्षेत्रीय पार्टियों का उभार होगा और यह क्षेत्रीय पार्टियां क्या करेगी, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, क्षेत्रीय भावनाओं को लेकर, क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर सामने आएगी और फिर अपनी जो सर्वाइव है सत्ता में पहुंचने का, उसको इन प्रकार प्राप्त करने की कोशिश करेगी। बातें स्पष्ट हो गई कि क्षेत्रीय पार्टियों के उभार का कारण क्या रहा, क्यों 90 के बाद क्षेत्रीय पार्टियां सामने आती हैं। स्पष्ट हुई सभी को? जी सर। चलिए, संजीव कुमार, आपको स्पष्ट हुई बातें? शशिभूषण, एसएस, बातें स्पष्ट हुई? लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूह की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में प्रमुख दबाव समूह और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बाद? भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन कीजिए। बिहार के 2020 के चुनाव को जाति की भूमिका को किस सीमा तक प्रभावित किया है? ये तो हो गया है ना, जी सर। जाति की भूमिका तो हो गया ना? जी सर। जी सर। चलिए, और कोई टॉपिक है? दबाव समूह राजनीति का अपराधीकरण होगा एक। गठबंधन की राजनीति, राजनीति का अपराधीकरण होगा, गठबंधन की राजनीति है और प्रमुख दबाव। चलिए, तो इस मुद्दे पे हम लोग कल परिचर्चा करेंगे। ठीक है, कल इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे हम लोग और फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज पर्व त्योहार का दिन है और गणेश चतुर्थी के साथ साथ मिथिलांचल क्षेत्रों में जो चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा रही है, उसके कारण मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ। ठीक है ना? तो बाकी चीजों पे कल हम लोग बाकी नोट्स लोग राजनीति का प्राधिकरण होगा ही, वहां आती है। ठीक है, की राजनीति और जाति की भूमिका तो हो ही चुकी है। ये 3 टॉपिक है ना मेरे, गठबंधन, दबाव समूह और अपराधीकरण, यही 3 है ना? जी सर। यस सर।
दल बदल की सुनी। चलिए कल इसको एक्सप्लेन करके, दल बदल भी है, चलिए एक दल बदल को भी देख लेंगे कल। ओके, चलिए फिर, गुड नाइट। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश सर रहिए, प्रणाम। एसडीएम बनिए, प्रणाम सर। एसडीएम बनिए। प्रणाम सर।